नारायण। किताबी चर्चा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जिस किताब पे मैं चर्चा करने जा रही हूँ, इस किताब का नाम है 600 पन्नों की दिलीप हीरो जी की लिखी हुई किताब। अमेज़न में शायद आपको न मिले, लेकिन इसकी नेट पे PDF कॉपी आसानी से उपलब्ध है। इसमें जिस वॉर की बात हुई है वो इराक पर अमेरिकी हमले की बात है। आप सोच सकते हैं 20 साल पहले हो चुकी इस घटना पर आज बात करने का क्या फ़ायदा है। हम सब जानते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास को खुद को दोहराने का भी एक ढंग होता है। जब ऐसा होता है तो किरदार और प्लॉट तो वही रहता है, लेकिन अभिनेता और मंच बदल जाता है। इसलिए अगर हम इतिहास को देखेंगे नहीं, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, तो न तो हम अपना वर्तमान बचा पाएंगे और ना ही अपना भविष्य संवार पाएंगे। अब अगला प्रश्न ये आता है कि ये किताब मैंने क्यों चुनी। मैं हमेशा इस पे आपको बताती हूँ मैं कोई किताब क्यों चुनती हूँ। तो मैं जब अफगान वॉर के बारे में पढ़ने की कोशिश करती हूँ, जानने की, तो मेरी नज़र से दिलीप हीरो जी की इस किताब का विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जो घटनाक्रम था उस पर अगर कोई कुछ लिखता है और कहता है, उसके बायस होने की संभावना होती है। लेकिन दिलीप जी किसी भी तरीके से उस घटना में स्टेक होल्डर नहीं थे। न तो वो मिडल ईस्ट के थे, न वो इराक के, न वो अमेरिका के। वो तो अविभाजित भारत में सिंध प्रांत के लायलपुर में पैदा हुए। भारत से उन्होंने इंजीनियरिंग करी और उसके बाद इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड जाके उन्होंने लिखना शुरू किया और लिखा तो इतना लिखा कि नेट पे इनकी 26 किताबों की लिस्ट में ढूंढ पाई हूँ, और भी हो तो मुझे पता नहीं है। और इनके लेख, इनके रिसर्च पेपर तो अनगिनत हैं। ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से, अखबारों से, टेलीविज़न चैनल, न्यूज़ एजेंसी से जुड़े रहे हैं और इनको मिडिल ईस्ट पे माना जाता है एक अधिकारी विद्वान। मिडिल ईस्ट पे इन्होंने बहुत काम किया। इनकी कई किताबें मिडिल ईस्ट के ऊपर हैं और इन्होंने वहाँ जाके समय समय पे वहाँ रहे हैं जाकर, और इतना अंदर तक घुस गए कि आप सोचो कि मुस्लिम ना होते हुए भी ये मक्का मदीना तक हो आए। तो ये तो इनकी किताब की बैकग्राउंड हो गई। अब ये किताब जो है, ये जो मंच जो सजा था जहाँ पर इतिहास घटा था, वो कहाँ था? मिडिल ईस्ट में जो इराक देश है, उस देश में खासियत है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें से वही एक ऐसा है जो कि शिया बहुल है। उस शिया बहुल देश में भी सद्दाम हुसैन, जो एक सुन्नी मुस्लिम थे, उसके प्रेसिडेंट थे और सॉर्ट ऑफ तानाशाह भी थे। वहाँ पर चूंकि वो सुन्नी थे तो कुछ शियाओं को उनसे तकलीफ थी, इसके अलावा कुर्दों को हमेशा से सुन्नियों से तकलीफ थी, तो कुछ न कुछ क्लैशेस हुआ करते थे। लेकिन बाय एंड लार्ज ये एक प्रोग्रेसिव कंट्री था। पढ़ने लिखने वाला, औरतें भी पढ़ती लिखती थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, विजिटिंग प्रोफेसर्स जाते थे, अच्छी तरह सब एक्टिविटीज़ हो रही थी। इराक के पड़ोस में एक देश है कुवैत। कुवैत ऑयल रिजर्व्स की वजह से बहुत अमीर देश, और जैसा जनरली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो अमेरिका की सरपरस्ती में रहता था। एक दिन सद्दाम हुसैन साहब के मन में कुछ आया और वो लेकर वहाँ कुवैत में अपनी सेना लेकर घुस गए। ये जब खबर फैली, अमेरिका ने इसका बहुत बुरा माना, क्योंकि पहली बात तो ये सीधे सीधे जो उनकी सरपरस्ती में है उस पर हमला, मतलब अमेरिकन हेजेमनी पे हमला। इसके अलावा जो उनके वहाँ पर जियोपॉलिटिकल और आर्थिक जो हित थे उन पर भी धक्का था। नतीजा है अमेरिका यहाँ आया, सद्दाम हुसैन को मारपीट कर वापस भेजा, कुवैत को यथास्थिति में लाए और वापस अमेरिका अपनी ज़्यादातर सेना लेकर वापस चला गया। अमेरिका वापस तो चला गया, पर वही बात भूला नहीं। वो ये नहीं भूला कि सद्दाम हुसैन, इराक के राष्ट्रपति, ने अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करने की कोशिश करी। और अमेरिका में कहा जाने लगा कि दुनिया में 3 इविल हैं, जिनमें उत्तर कोरिया है, जिनमें सीरिया है और जिसमें इराक है। इसके बाद अब कहानी को हम लेके आते हैं अफगानिस्तान की ओर। अफगानिस्तान में अलकायदा अपने पैर लगभग जमा चुका था। अमेरिकन एम्बेसी पे हमला करके उसने एक बड़ा काम किया था। किसी भी देश की एम्बेसी पे हमला करना उसकी संप्रभुता पे हमला होता है। अमेरिकन सैनिक को तो वो गाहे बगाहे मारपीट दिया करता था। इसके बाद अलकायदा ने एक ऐसा काम कर दिया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अमेरिका के घर में घुस के न्यूयॉर्क में अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र था, ट्विन टावर, ले जाकर उसमें हवाई जहाज घुसा दिए। ट्विन टावर ध्वस्त हो गए। एक के बाद एक 3 जहाज कुछ ही समय के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स में गए। हाहाकार मच गया, अमेरिका में भी, दुनिया में भी। और उसके बाद उसामा बिन लादेन और अलकायदा ने उसकी जिम्मेदारी ले ली। जनता दुखी भी थी, अमेरिका की जनता दुखी भी थी और क्रोध में भी थी। जनता चाहती थी इस पर कुछ कार्रवाई हो। अब प्रेसिडेंट करते क्या, सरकार क्या करती? जो हमलावर थे वो तो हवाई जहाज के साथ ही ख़त्म हो गए। अब उनका जो नेटवर्क था, जो उनके सहायक थे, उनको इतनी जल्दी ढूंढ के
ट्रेस करके कार्रवाई करना संभव नहीं था, कोई मिनटों और घंटों और हफ्तों का काम नहीं था। अब क्या किया जाए? तो बुश ने, उनकी सरकार ने घोषित किया कि अब हम अलकायदा और उसामा बिन लादेन को ख़त्म कर देंगे। एक साथ दो बातें हुई, एक और तो अलकायदा और उसामा बिन लादेन, दूसरा अलकायदा को इराक से भी जोड़ने की कोशिश की गई। सरकार ने फैसला कर लिया, हम ऐसा करेंगे, पहले अफगानिस्तान को निपटाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में कंटेनर्स में भर भर के डॉलर्स पहुंचाए गए पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अमेरिकन पत्रकार कहते हैं कि कंटेनर भर भर के डॉलर्स पाकिस्तान पहुंचे और वहाँ फौजें पहुंची और वहाँ हथियार पहुंचे और अफगानिस्तान पे हमले होने लगे, कारपेट बॉम्बिंग होने लगी। उसामा बिन लादेन करीब करीब 2 दशक तक पकड़ा नहीं जा सका, लेकिन ये कार्रवाई शुरू हो गई। समय बीतता जा रहा था, कुछ फल हाथ में आ नहीं रहा था। तो ऐसा माना गया कि अलकायदा को सहयोग देता है सद्दाम हुसैन, और जो उसामा बिन लादेन एक छलावे की तरह था, उसको एक सॉलिड मतलब जिंदा आदमी सद्दाम हुसैन के ऊपर एक तरीके से सुपर इम्पोज कर दिया गया। और ये हुआ कि हम सद्दाम को पकड़ नहीं पा रहे हैं और हम उसामा को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, सद्दाम को तो हम पकड़ के ख़त्म कर ही देंगे। इसके बाद घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से घूमने लगा। पहला आरोप ये लगा कि सद्दाम हुसैन अलकायदा को प्रश्रय देते हैं। उसके बाद 2002 के मिडिल में कभी अमेरिकन और इंग्लिश सीक्रेट एजेंसीज के एजेंट्स जाके इराक में भर गए और इराक में जो डोमेस्टिक अनरेस्ट था वो अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट में बढ़ने लगा। कुर्दों ने छापामार हमले तेज कर दिए, शाह में और सरकार का टकराव शुरू हो गया। मतलब एक तरह की अव्यवस्था फैल गई और ये कहा जाने लगा, अमेरिका में ये कहा जाने लगा कि इराक का तानाशाह सद्दाम हुसैन मानव अधिकारों का हनन कर रहा है और डेमोक्रेसी का कत्ल कर रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। लेकिन इतने से कुछ बात बनी नहीं, माहौल बना नहीं। फिर अचानक 2 लोग यूरोप में सरफेस होते हैं, जिनमें से एक एक्स मिलिट्री मैन था, आर्मी मैन था इराक का, और एक था इराक का केमिस्ट्री का प्रोफेसर या साइंटिस्ट। वो दोनों एक बात कहते हैं और इस बात को वाउच करते हैं, कहते हैं कि अमेरिका के पास जैविक और रासायनिक हथियार हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उनसे दूसरे देशों पे हमला करने के लिए इराक के पास एक मैनलेस एयरक्राफ्ट की एक पूरी फ्लीट है। उसके बाद बात हुई जो उसके पास जैविक हथियार है या रासायनिक हथियार है, क्यों ना उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। तब उन दोनों ने बताया नहीं, आप ऐसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे, उसके पास तो उनकी मोबाइल लैब्स हैं जो लगातार अपनी जगह बदलती रहती हैं, आप नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। फिर भी माहौल नहीं बना। तब तक क्या हुआ कि इटली में एक आदमी प्रकट होता है, कहीं से आता है, और वो बहुत सारे दस्तावेजों की एक मोटी सी फाइल वहाँ की सरकार को देता है और कहता है कि ये सारे दस्तावेज हैं जिनसे ये पता चल रहा है कि सद्दाम हुसैन अफ्रीकन कंट्री नाइजर से यूरेनियम खरीद रहा है। अब यूरेनियम खरीद रहा है मतलब एटम बम बना रहा है। ये तो बिल्कुल कार्डिनल सिन था, क्योंकि उस समय तक ये स्थापित हो चुका था कि एटम बम रखने और बनाने का अधिकार केवल 4-5 देशों का होगा। इराक ऐसी हिम्मत कर रहा है, बहुत ही गलत बात है। इसके बाद 2002 के अंत में अमेरिकन संसद ने यह प्रस्ताव पारित करके सरकार को ये अनुमति दी कि इराक पर हमला किया जाए और वहाँ पर डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को बहाल किया जाए। आनन फानन अमेरिकन प्रतिनिधि यूएन पहुंचे। उस समय कोफी अन्नान साहब यूएन के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। वहाँ ये चर्चा हुई और ये कहा गया कि बिल्कुल बड़ा आपका नेक इरादा और आप तुरंत ऐसा करिए। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। दुनिया 2 हिस्सों में हो गई कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पोलैंड, ये 3 देश ऐसे थे जो अमेरिका के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा हम तन मन धन से आपके साथ हैं, हम अपने सैनिक भी भेजेंगे, आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी करेंगे। सैनिक भेजे। इंग्लैंड ने अपने 25,000 सैनिक भेजे, ऑस्ट्रेलिया ने अपने 15,000 सैनिक भेजे, पोलैंड ने अपने 109 कंपनीज स्पेशल फोर्सेस की भेजी। डिप्लोमेटिक सपोर्ट कौन देगा? स्पेन और इटली, दो ने कहा हम आपको डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो देते हैं पर हम आपके साथ लड़ने नहीं आएंगे। बाकी जो कंट्रीज बचे, नेचुरली रूस और चीन तो कभी साथ देंगे नहीं। भारत हमेशा हर किस्म के युद्ध के खिलाफ होता था। जर्मनी और फ्रांस, जो यूरोप में अमेरिका के बहुत अच्छे साथी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम इसके विरुद्ध हैं, हम इसको नहीं मानते।
टर्की भी इसके खिलाफ था, सऊदी अरब भी इसके खिलाफ था, बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्री से सांस रोक के इस डेवलपमेंट को देख रहे थे। अफ्रीका भी कुछ नहीं बोल रहा था पर इसके खिलाफ था। लेकिन फिर भी युद्ध होना था और हुआ, और अमेरिकन सेनाएं जाकर इराक में उतर गईं। उस समय एक और नई बात हुई। CNN और BBC इन्होंने इसका इस तरह से कवरेज किया कि एक फ्रेंजी पूरी दुनिया में क्रिएट हो गया। लोग अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर वो युद्ध देखते थे। CNN और BBC इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि युद्ध में वही हिस्से दिखाए जाएं जहां पर सैनिक मारे जा रहे हैं, वो हिस्से न दिखाए जाएं जहां पर जनता मर रही है। लेकिन जैसा हर युद्ध में होता है, जनता तो मर रही थी। वहाँ जो शांति स्थापित करने की बात थी वहाँ अशांति हो रही थी। जो वहाँ ह्यूमन राइट्स लेने की बात हो रही थी, ह्यूमन राइट्स खत्म हो रहे थे। जैसा हर लड़ाई में होता है, औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे। अस्पताल खत्म, कॉलेज खत्म, स्कूल खत्म, एक एक चीज़ खत्म होती जा रही थी। इसको दिखा कौन रहा था? एक नया चैनल मिडिल ईस्ट में था, अल जजीरा। वो लगातार इन चीज़ों को दिखा रहा था और पूरी दुनिया देख रही थी। मिडिल ईस्ट में, स्पेशली इराक में, इसको लेके सुगबुगाहट बढ़ती गई और असंतोष बढ़ने लगा। इसके बाद जनवरी 2003 में सद्दाम हुसैन को एक तहखाने के अंदर से पकड़ लिया गया और उसको बेइज्जत करते हुए, खींचते हुए ले जाकर जेल में रखा गया और उसका पूरा सीधा प्रसारण दुनिया भर ने देखा। बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि जो भी हो, वो था तो प्रेसिडेंट, उससे एक तरीके से जैसे एक फौजी से पेश आया जाता वैसे आना चाहिए था। और इराक के लोगों को ये बहुत बुरा लगा, यहाँ तक कि सुन्नी भी और शिया भी इस बात पे नाराज हो गए। इराकियों को लगा ये हमारी देश की संप्रभुता का अपमान है, हमारे देश का अपमान है, हमारे राष्ट्रपति का अपमान है। जो कुछ भी था आप इसको बेइज्जत नहीं कर सकते। और वहाँ माहौल बदलने लगा। बहुत से लोगों ने, जिन्होंने सेना छोड़ी, उन्होंने, और जो लोकल लोग थे, नेचुरली जब अमेरिका वहाँ पहुँचा था तो निश्चित रूप से कुछ एंटी अमेरिकन फोर्सेस भी होंगी जो वहाँ पहुँच गई होंगी। बहरहाल अमेरिकन सेना पर अच्छी तरीके से खुदकुश हमले होने लगे, छापामार हमले होने लगे। इतनी बड़ी मात्रा में ट्रकों में भर भर के TNT आता था और वो लोग एम्बुश लगा के बैठते थे। और जब अमेरिका और उनकी सहायक सेनाएं वहाँ से निकलती थी तो वो धमाके कर दिए जाते थे। धमाके इतने भयंकर होते थे कि एक एक धमाके में 125 लोग, 150 लोग, 200 लोग मारे जाते थे। इन फाइट की विभीषिका बढ़ती जा रही थी। परिस्थितियाँ ऐसी बनी, अमेरिका ने एक और बहुत बड़ी गलती करी कि जो वहाँ की बाथ पार्टी को, तो उन्होंने, जिसका प्रेसिडेंट थे, जिसकी ओर से सद्दाम हुसैन की बाथ पार्टी को तो उन्होंने ख़त्म कर ही दिया। साथ साथ वहाँ की सेना भी डिसबैंड कर दी। सेना डिसबैंड करने का बहुत बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि हथियार थे, ट्रेन लड़ाके भी थे, अमेरिका से नाराज भी हो रहे थे कि अमेरिका हमारे यहाँ से क्यों नहीं जाता। उन्होंने छोटे ग्रुप्स बना लिए इंसर्जेंट और अमेरिका पर हमले करने शुरू कर दिए। अमेरिका मतलब अमेरिकन फौजों पर हमले करने शुरू कर दिए। करीब 1 साल में ये सब नाटक चलता और उसके बाद सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, असंतोष और बढ़ा और उसके बाद धीरे अमेरिकन ट्रूप्स लौटने लगे। लेकिन ये जो डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप थे, उनमें कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन हुआ और ये बात आई कि ये हमला न केवल इराक पर हमला है बल्कि मुस्लिम अस्मिता पर भी हमला है। उसका परिणाम हुआ कि वो सब IS के झंडे तले इकट्ठे हो गए और IS नाम का एक बड़ा जिन अमेरिका ने खड़ा कर दिया। न तो वहाँ शांति स्थापित हुई, न तो वहाँ लोकतंत्र स्थापित हुआ। वहाँ इतने लोग मरे, कहते हैं कि पहले जो मेन लड़ाई थी अमेरिका ने, जब तक अमेरिका वापस निकला है वहाँ से 3.5 लाख लोग मर चुके थे और करीब 1.5 लाख मर चुके थे जो सीधी लड़ाई में नहीं मरे थे, उसके कारणों से मरे थे। और करीब $3 ट्रिलियन उस लड़ाई में झुक चुका था। ये सब करके और अमेरिका तो वापस आ गया। वहाँ सब कुछ जैसा था वैसा ही रहा। जब अमेरिका आया तो जब अब बुश से लोगों ने पूछा कि भाई आप वहाँ गए, उसका हासिल क्या हुआ आपको, तो बुश ने कहा कि नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि सद्दाम हुसैन अलकायदा को प्रश्रय नहीं देता था। बोले अच्छा WMD मिले? बोले नहीं, WMD तो मिले नहीं हमको, हमें लगता गलत खबर थी। अच्छा वो मैनलेस एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट मिली? बोले नहीं, वो भी नहीं मिली। मोबाइल लैब्स मिले ना, वो भी नहीं मिले। फिर धीरे से पता चला कि जो यूरेनियम वाली पूरी कहानी थी वो सारे कागजात ही फर्जी थे, जिन लोगों के सिग्नेचर से वो फर्जी थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राजदूत का नाम था वो उस राजदूत को वो पोस्ट छोड़े बहुत साल हो चुके थे, वो कागज भी फर्जी थे। इसके बाद वो जो 2 इराकी थे जिन्होंने आकर ये एश्योरेंस दी थी कि हाँ वहाँ पर जैविक और रासायनिक हथियार हैं, वो बोले नहीं, हमने झूठ बोला था। झूठ बोला था, क्यों बोला था? बोले हम सद्दाम हुसैन से नाराज थे, हम चाहते थे अमेरिका आके सद्दाम हुसैन को यहाँ से हटा दे। अब ये बात आपको कुछ सुनी सुनी लगती है?
कि जो लोग प्रधानमंत्री से नाराज हैं वो जाके पड़ोसी देश से कहते हैं आकर इस प्रधानमंत्री को हटा दो। आप सोचिए प्रवृत्ति कहां तक जा सकती है। जो मैंने आपसे पीछे कहा था कि इतिहास को हमको देखना होगा, क्योंकि वो इतिहास दोहराया जा रहा है, दोहराए जाने के कगार पर है। अब प्रश्न ये है कि बुश ये जवाब क्या दें कि क्या हुआ। तो बुश ने, टोनी और उन्होंने, ब्लेयर ने, दोनों ने अपने अपने कंट्रीज में ये बात कही कि भाई ऐसा है कि हम तो गए बहुत अच्छी नीयत से वहाँ थे, लेकिन हम क्या करें, हमारी जो इंटेलिजेंसीज हैं उनका ही इनपुट गलत था, उनसे ये असेसमेंट में गलती हो गई, जो जो चीज़ें इन्होंने कही थी वहाँ कुछ भी नहीं थी और हम गलती से वहाँ चले गए। अब क्या ये बात विश्वसनीय लगती है कि दुनिया की सबसे अच्छी जो टॉप 3 सीक्रेट एजेंसीज थी वो इस काम में लगी थी और उन्होंने सब कुछ गलत समझ लिया। एक दिन नहीं समझा, 2 दिन नहीं समझा, महीनों समझते रहे, सालों समझते रहे, उस जो सोचते रहे वो हो ही नहीं रहा था। अच्छा, एक आदमी का मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस जजमेंट, मिस इंटरप्रिटेशन नहीं था, पूरा अमला लगा हुआ था। फिर जो दुनिया के बड़े बुद्धिमान लोग थे, जो डिप्लोमैट्स थे, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ थे, सबने मिल के उस गलती को पकड़ नहीं पाया और इस पूरी गलतफहमी के आधार पर ही इराक चले गए, इराक में इतना बड़ा बवाल मचा के आ गए। तो वजह क्या थी? क्या सचमुच ऐसा हुआ कि किसी गलतफहमी के तहत वहाँ इराक चला गया था, या कोई और वजह रही होगी? इसके कई कारण बताए जाते हैं। असल वजह क्या है वो हम और आप बैठकर सोचें। इसके लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। देखना ना भूलिएगा अगला वीडियो, जिसमें हम ये बात करेंगे कि आखिर अमेरिका इराक क्यों गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।